तो दरअसल महबूब मुफ्ती ने न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया है, बल्कि उनका यह कहना है कि इसके साथ उन्होंने कहा है कि कैदियों के जो घर वाले हैं उन्हें 25,000 रुपए की माली मदद भी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बार बार ये कह रही हैं कि इनमें ज्यादातर जो कैदी हैं वो गरीब खानदान से हैं, गरीब घर से जुड़े हैं। इस मुद्दे पर अब्दुल्ला ने कहा, उनका कहना है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। और वही बीजेपी का भी पक्ष है। बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल महबूब मुफ्ती ऐसे लोगों की बात कर रही हैं या ऐसे लोगों की हिमायत कर रही हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बारे में बुरा सोचते हैं, उनके बुरे ख्यालात हैं, और इसीलिए वो आज हालात यह है कि वो जेल में है। हमारे साथ जितने मेहमान हैं, मैं पहले उनका आपको तारुफ करा दूं। रफीक राथर साहब हैं, पीडीपी से सीनियर लीडर हैं, और साहिल बशीर बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर विकास पाधा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आकाश वर्मा भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन आकाश वर्मा अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास पाधा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, चूंकि मैंने ये बताया कि अपने नाज़रीन को आप चूंकि जानते हैं, अपनी बेबाक राय के लिए आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ये बताइए कि ये सियासत जो हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना एक स्टैंड लेके, एंगल लेके जो बातें करी हुई दीगर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये समस्या दरअसल एक बड़ी समस्या है या नहीं है, या इसे समस्या बनाने की कोशिश की जा रही है? वत्सल जी, सबसे पहले गुड इवनिंग, और सारे फेलो पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। ये जो सियासत तो इसमें दिख ही रही है, महबूबा मुफ्ती जी जिस तरीके से कर रही हैं, बेसिकली अंडर ट्रायल्स का इशू ये कोई पर्टिकुलर J&K से एसोसिएटेड नहीं है, ये पैन इंडिया इशू है। और ये जब मैटर सब्जुडाइज होते हैं तो हमें अदालत के हिसाब से ही चलना होता है। इनमें ना हमें पॉलिटिक्स देखनी है, ना इसमें कोई सरकार का रोल है ज्यादा। तो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस टाइम सामने दिख रहा है कि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ये पॉलिटिकल रेलिवेंस को तलाश रही हैं। ये इस टाइम काफी डेस्परेट हैं कि अपने जो ये इरेलीवेंट हो चुके हैं उसके लिए ये डिवाइसिव इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज, इन पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये सत्ता में होते हैं तो इनका एक स्टैंड होता है, जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं तो दूसरा स्टैंड होता है। ये हमें देखने को मिला है। जब महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी तो तब हमें याद है इन्होंने किस तरह के बयान दिए थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ बैठ के कि क्या वहां बच्चे टाफी लेने गए थे। और अब इनका ये स्टांस है कि जो सब्जुडिस मैटर्स हैं उन पे पॉलिटिक्स की जाए, उनको उछाला जाए, उनकी सेंसिटिविटीज को एक्सप्लॉइट किया जाए। मुझे लगता है ऐसे इश्यूज पे, और ये जो कैदी हैं जिनके केसेस हैं ये पॉलिटिकल कैदी नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट नेशन। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश की है इन्होंने, जिसके लिए इन पे मुकदमे चले हैं और उसके लिए इन पे कार्रवाई हुई है। तो इनको इस तरह से पॉलिटिकल कह के कवर फायर देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक अंडर ट्रायल्स का इशू है, दिस इज पैन इंडिया इशू, ये जुडिशरी का मैटर है। इसको इस तरीके से जुडिशरी, वी शुड लीव इट टू जुडिशरी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन दीज सेंसिटिव इश्यूज। ठीक है विकास पाठक जी, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा। पहली ये कि आपने अभी कहा कि जब ये सरकार में थी तब ये कहती थी कि ये जो पकड़े गए हैं या नौजवान या जो लड़के, क्या ये टॉफी लेने गए थे, यानी आप उसको गलत मान रहे हैं, ठीक है। और अब जब ये कह रही हैं कि इसमें बहुत सारे बेगुनाह भी हैं जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, अंडर ट्रायल है, तो अब आप इसे भी गलत मान रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुद्दा तो सही या गलत हो सकता है ना, मुद्दा जायज या नाजायज हो सकता है ना, कौन उठा रहा है, कब उठा रहा है, ये बात अलग है। मैंने आपसे मुद्दे के बारे में पूछा था। देखिए, मुद्दा मैंने यही कहा कि ये सिर्फ कश्मीर का स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, लेकिन हम तो कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, हम तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको कश्मीर में वापस लाया जाए, इनको इनके फैमिलीज को 25,000 दिए जाए। तो मुझे लगता है ये तो एक इस पे कंसेंसस होना चाहिए कि जैसे भी अंडर ट्रायल्स कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, तो उनके साथ जिस तरह की बर्ताव इनके साथ हो रहा है उनके साथ भी हो रहा है। तो एक ये जनरल इशू के तौर पे बात की जाए, ना कि स्पेसिफिक की जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है या कश्मीर से रिलेटेड है उसके लिए हम अलग से कोई रूल्स मांगे। तो ये किस्म
से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपनी राजनीति को चमकाने की जी कोशिश है इस मुद्दे की आड़ में। जी मुद्दा बेशक ये मैं ठीक है, नहीं डिनाई करता बिल्कुल कि ये अंडर ट्रायल्स का बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। मैं ट्रायल अब होना अब चाहिए, पीडीपी इनको के जो हमारे इंसाफ साथ मिलना लीडर है, चाहिए, मैं उनसे लेकिन इस पर रिएक्शन ले राजनीति लेता हूं। अब वो क्या कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ चाह रहा था कि जो बातें हैं बिल्कुल साफ साफ सामने आए, इस पर चर्चा हो और ये देखा समझा जाए कि कौन इस पर वाकई संजीदा है या फिर कौन सिर्फ अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रफीक राठौर साहब, आप कैसे रिएक्ट करेंगे महबूबा मुफ्ती साहिबा के बारे में? जो कुछ अभी विकास पादा ने कहा है कि जब वो सरकार में थी तब क्या रुख था, तब किस तरह की बातें, किस तरह के बयानात आते थे, अब जब अपोजिशन में है और अवाम से एक तरह से देखा जाए तो दूरी हो गई है, असेंबली इलेक्शन में अवाम ने बहुत कम आपके मेंबर्स को जिताया है, वोट कम मिले हैं, तो अब बयानात कुछ बदल गए, रुख बदल गया। जी देखिए विशाल जी, जितने भी यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा नहीं रखा हो कि जो कैदी हैं उनको रिहाई के लिए कोशिश की जाएगी। और जो अंडर जो 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 जो, जो लोग जेलों के जो बाहर की जेलों में है, बाहर की स्टेट्स में है, उनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी ताकि उनकी फैमिलीज जो है, उनके रिश्तेदार जो है, वो उनको मिल सके। एक ये ह्यूमन इशू है। तो ये चूंकि यहाँ पर ज्यादा, अब ठीक है ये पैन इंडिया इशू हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे हजारों की तादाद में जो नौजवान है, एक एस्टिमेट है 5-6 हजार नौजवान जो गिरफ्तार है मुख्तलिफ जेलों में मुल्क की। तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा सीरियस इशू है। अब सवाल है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इशू क्यों रेज किया। वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि अपने मैनिफेस्टो में रखा था, हमने भी रखा था जब हमने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जितने भी कैदीज हैं उनकी रिहाई के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, कोशिश की जाएंगी। लेकिन उनकी सरकार को अब 1 साल भी हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने उफ तक भी नहीं किया, बात तक भी नहीं की उन कैदियों पर। अब हम मजबूर हो गए, हमने बार बार असेंबली में भी कहा, रेजोल्यूशन लाया तो हमें अलो नहीं किया गया, बल्कि वही साहब को कई बार मार्शल आउट भी किया गया, उस हमारे जो एमएलए पुलवामा से हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो अगर आप खुद भी कुछ नहीं करोगे, अगर आप बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं, अगर आप असेंबली में भी बात नहीं करने दोगे, रेजोल्यूशन भी लाने नहीं दोगे, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चारा रहता है, वो है कोर्ट। और जब हम कोर्ट में प्ली लेकर गए और ऑनरेबल हमारी जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, शी इज कमिटेड टू द काज, क्योंकि उन्होंने पहले लोगों के साथ वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के दौरान ना भी करें फिर भी, क्योंकि एक लीडर है, अगर वो बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्हें दुहाई दी कि आप मुझे बताइए जो हमारे लोग अंडर ट्रायल हैं। एक सवाल जो यहाँ पर विकास पाठक जी ने उठाया था वो ये था कि यही महबूबा मुफ्ती है ना, जब वो सत्ता में थी तो उनकी बातें कुछ और होती थी, उनके बयान इनके बारे में कुछ और होते थे। बात सुनिए जी, मैं विकास जी को यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। विकास जी ने ये कहा कि ये जी इन्होंने मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये सारे मुजरिम हैं? अभी तो साबित भी नहीं हुआ। तो इसलिए नेशनल टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं की जाती। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि महबूबा जी जब कोर्ट में चली गई तो उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिलीज है, रिश्तेदार जो है, वो उनको मिलने के लिए नहीं जा सकते, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है। एक ही। दूसरा, 2 किस्म के कैदी हैं विशाल जी, आपको समझना पड़ेगा। एक ये कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, दूसरा ये कि जो यूएपीए में बंद है, पीएसए में बंद है और 5 साल 6 साल से बंद है और आज तक उन पर मुकदमा भी नहीं चला, कोई केस अभी तक नहीं चला, कोई उनको अदालत में भी पेश नहीं किया गया। तो इस तरह के जो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इशू है। अगर इस ह्यूमन इशू पर महबूबा जी बात नहीं करेंगे, पीडीपी बात नहीं करेगी, तो कौन बात करेगा? अगर किसी को बात करनी होती तो उन्हें बात नहीं होती। तो हमारा कहना यह है, हमारा मानना यह है कि इन कैदियों के साथ इंसाफ हो और इनको बाहर की जेलों से बाहर वापस लाया जाए ताकि इनकी फैमिलीज इनको मिल सके, इनके रिश्तेदार इनको मिल सके, इनको सहूलियत फराहम हो। और दूसरा ये कि जो 25,000 का भी जिक्र कर रहे थे, उन्हें यह कहा कि जिन फैमिली के पास कोई साधन नहीं है कि वो जाएं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, कैदियों को मिलने के लिए, अगर उनको भी एक स्टेपमेंट के तौर अगर आप 25,000 रुपए देते हो या वट एवर गवर्नमेंट फाइंड्स इट फिजिबल, तो मेरे ख्याल में ये ह्यूमन इशू है। और ठीक है रफीक साहब, मैं आपके पास फिर लौटता हूं, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे पास कुछ और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पादा साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे छोटा सा? देखिए, इसमें मुझे लगता है ह्यूमैनिटेरियन इशू को मैं नहीं दरकिनार करता। इसमें मैंने कहा था कि ब्रॉड इशू है, ये पैन इंडिया इशू है। कश्मीर के लोग भी उसमें, वो भी इंडियन है, वो कोई अलग नहीं है।
कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो कहीं और किसी एरिया में है अगर भारत के, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो बाहर अंदर या कश्मीरी नॉन कश्मीरी का इशू नहीं है। तो मेरा ये है कि ये जुडिशरी को ब्रॉड तरीके से कि ये हर जगह का इशू है, तो उस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। और जरूर साहिल बशीर हमारे साथ है, बीजेपी के पर्सन है। साहिल, क्या कहेंगे इस पर? क्या सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है या वाकई कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है? जो रफीक राठौर कह रहे हैं कि बहुत सारे कैदी अभी ऐसे जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, वो जेलों में है तो हैं, और वो गरीब खानदान से हैं, उनके घर वाले उनसे मिलने नहीं जा पा रहे, उसकी पैरवी में काफी उनको मुश्किलें आ रही हैं, तो उनको वापस जो है जम्मू कश्मीर के जेलों में लाना जाना चाहिए। ये नहीं कह रही है कि उनको रिहा कर दिया जाए, पर उनको जम्मू अगर जेल में रखना ही है तो जम्मू कश्मीर के जेल में रखा जाए। जी साहिल। जी विशाल साहब, देखिए, एक पहले तो मुझे हंसी आती है, कहते हैं ना वो एक बहुत ही जो है अच्छी कहावत है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये बड़ी फिट बैठती है इस वक्त जो है महबूबा जी के ऊपर। अच्छा, अगर किसी चमेलियन को देखना हो जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो इस बिल्कुल उनके जो हवा नवा होती है, जिस तरीके की हवा नवा होती है, वो उस तरफ ही रुख करती है। अगर उन्होंने एक एफिडेविट, इन्होंने अभी पादा जी ने बात कही, एक टॉफी की बात कही इन्होंने, तो मैं उसको रिपीट करूंगा। अगर उन्होंने ये एफिडेविट इसके साथ में हाई कोर्ट में लिख के दिया होता दैट दीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दीज बॉयज आर द वन, जिन्होंने जो बिल्कुल भी किसी एंटी जो है नेशनल काम में मुलविस नहीं थे, ये लोग अपने घर से निकले थे, ये लोग दूध लेने गए थे और ये लोग टॉफी लेने गए थे, ये एफिडेविट लिख के दे देती तो शायद इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इनके सवालात हैं और जो इनकी नाराजगियां हैं, शायद जस्टिफाई हो जाती। वो उन्होंने किया नहीं। नंबर 2, इस वक्त जो पीडीपी को यहाँ की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने दुत्कारा है, उनको खत्म कर दिया है, उनका नाम खत्म कर दिया है, तो इन्होंने देखा कि यहां पर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बचा हुआ है वो है हुर्रियत का, सेपरेटिज्म का, एंटी नेशनल होने का। उसमें बड़ा एक वैक्यूम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको कंप्लीटली यहां से वीड आउट कर दिया है। तो ये उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैदियों की रिहाई के मुद्दा तो मैनिफेस्टो में एनसी के भी था। ये सिर्फ साहिल मेरा सवाल सुनिए, उस पे भी आऊंगा विशाल, एनसी के मैनिफेस्टो में भी कैदियों की रिहाई का मुद्दा था। एनसी पे भी आऊंगा। एक ही अलायंस है ना, गुपकार अलायंस इन्होंने बनाई थी ना। देखिए, जब भी इनको किसी एक तो मिनिमम गुपकार बनाए थे, हमेशा के लिए एक हो गए, और आपने इनके साथ मिलकर सरकार चलाई तो आप उसको भूल गए। जब इनको नहीं, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, थी कि नहीं? बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार थी तो बीजेपी ने अपना हाथ क्यों पीछे खींचा? कितना, कब? इसी वजह से 1-2 महीने में, कितने दिनों में? इसी आइडियोलॉजी की वजह से, क्योंकि उस वक्त भी यही आइडियोलॉजी सामने आई थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई अपना हाथ पीछे खींचने के लिए, वरना हुकूमत किसको नहीं चाहिए। लेकिन ये इस वक्त एक एंटी इंडिया और मैं बोलता हूं एंटी नेशनल वैक्यूम देख रहे हैं जो वीड आउट हुआ है यहां से, जम्मू कश्मीर के अंदर से। ये इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और सेपरेटिज्म को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है पीडीपी का जो वोट बैंक रहा है वो हमेशा से यही रहा है। जब भी यहां पे कन्फ्लिक्ट रहा है, जब भी यहां के नौजवान यहां के अवाम के साथ जो है बेरोजगारी हो, हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, वही इनका वोट बैंक रहा है और यही इनकी हिस्ट्री भी रही है। अब चेक करिए, मैक्सिमम जो लोग इस वक्त बंद है, मैं इनको बताता हूं रफी साहब को, आप बताइए, उनमें से 75% कैदी तो ऐसे हैं जिनके एफआईआर साहब की महबूबा मुफ्ती ने साइन किए हैं। तब वो इधर सेंट्रल जेल के इसमें थे, लेकिन सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए अगर वो आप बाहर की जेलों में बंद है। मैं ये जानना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती का जो भी इस वक्त जो भी उनकी कोशिश है या जो भी उनका बयान है, बीजेपी ये कह रही है कि वो महज दिखावा है, सिर्फ दिखावा है और खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट बैंक यही है। आप 2014 से पहले का जो इलेक्शन था, उनके स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए जी,
वो किस तरह के स्टेटमेंट्स देती थी 2014 के बाद उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, आप कंपेयर करिए, आपको पता चल जाएगा। जो मैंने वर्ड यूज किया, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलना, हवा के साथ चले जाना, जिस तरफ हवा हो उसी तरफ अपनी नाव छोड़ देना, ये पॉलिटिक्स नहीं, ये यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, यहाँ के नौजवानों के खून के साथ खिलवाड़ है, जो भारतीय जनता पार्टी अब होने नहीं देगी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने जो नाज़रीन उनको बता देना चाहता हूं, और मैं इससे पहले कि एनसी के स्पोक्सपर्सन के पास जाऊं, पहले रफीक राठौर के पास जाऊंगा। पीडीपी वो कुछ कहना चाहते, रिएक्शन देना चाहते, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहा पीडीपी को अवाम ने खत्म कर दिया है। हम ऐसी बातें नहीं कह सकते। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिला था, पता है आपको, मालूम है ना पिछले इलेक्शन कितना मिला था? आपको मालूम होगा आपकी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज कितना था असेंबली इलेक्शन में? वोटिंग परसेंटेज हमारा सबसे ज्यादा था विशाल ठीक है, साहब। बिल्कुल सबसे ज्यादा था, 25% था, 25.5। ठीक है, एनसी का आपसे थोड़ा कम था परसेंटेज में, और पीडीपी ने 9%, लगभग पीडीपी ने 9% वोट लाए थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पीडीपी को आवाम ने खत्म कर दिया। अच्छे खासे लोगों ने उनको वोट दिया था, नंबर ऑफ सीटें खत्म करने का मतलब इनको आने नहीं दिया ना, धकेल दिया बाहर। ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ ठीक है, लेकिन ये जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता किसी को जमहूरियत पे एक वोट भी माने रखता है, और बीजेपी को तो एक वोट का अंदाजा बखूबी होना चाहिए। एक वोट का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी, पता है ना? एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। रफीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं क्या बताऊं, जो अभी बीजेपी के हमारे दोस्त बात कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग इस तरह की बातें नहीं करते, इस तरह की छोटी बातें नहीं करते। एनीवेज, मैं उनको ये भी याद दिलाऊं कि उनके लिए उनके पास यहाँ पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, उनको यहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं मिले कश्मीर में। तो हमें ये दोहराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इससे गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आप कश्मीर की क्यों बात करते हैं? पूरे जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हैं? तो साहब, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करिए ना। आप जम्मू और कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर क्यों खेलते हैं आप कार्ड हमेशा? क्या पूरे जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है? पूरे जम्मू कश्मीर की बात करिए ना। वाई ऑलवेज जम्मू वर्सेस कश्मीर? आप क्यों रिलीजन और कम्युनल डिस्टर्ब करना चाहते हैं पीस? वाई ऑलवेज जम्मू वर्सेस कश्मीर? अगर आप इस JNK बोलिए ना, जम्मू कश्मीर बोलिए, बड़े फक्र से बोलिए जम्मू कश्मीर, फक्र से बोलिए जम्मू कश्मीर, फक्र से बोलिए। जम्मू वर्सेस कश्मीर मत बोलिए। हम सिर्फ कश्मीर पे नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ कश्मीर में नहीं बैठे हो, जम्मू कश्मीर में बैठे हो। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, से जम्मू एंड कश्मीर, से जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर बोलिए, खाली कश्मीर मत बोलिए। मुझे लगता है रफीक साहब, जम्मू कश्मीर बोलने में प्रॉब्लम है क्या? जम्मू एंड कश्मीर ये तो आपकी रियासत का नाम है, ठीक है, अभी यूटी है, बट जम्मू एंड कश्मीर। बात सुनिए, दो रीजन है ना, आप इससे इनकार कर सकते हैं क्या? अगर मैंने ये कहा कि कश्मीर रीजन में इनका कोई कैंडिडेट नहीं था, तो आपको इसमें तकलीफ की क्या बात है? इसमें उछलने की क्या बात है? दूसरी बात ये, तो जम्मू में था क्या? जम्मू से सीटें निकाली थी क्या? जम्मू से सीटें निकाली थी? ठीक है, आपके कितने थे? अभी मैं इलेक्शन पे चर्चा नहीं कर रहा हूं ना, प्लीज डोंट गेट अवे फ्रॉम दिस। नहीं, अभी इलेक्शन पे चर्चा नहीं हो रही। नहीं, प्लीज डोंट प्ले जम्मू वर्सेस कश्मीर। अभी इलेक्शन पे चर्चा नहीं कर रहे। बता दीजिए, जब नाम ले तो पूरे जम्मू कश्मीर का ले। चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है? You are nobody to dictate terms to me. Just listen. You are nobody to dictate terms to me. I am not dictating you. I am warning you. I am warning you. I am not dictating you. communal disturbance नहीं करने देंगे यहाँ पे। I am warning you. I am not dictating you. जम्मू कश्मीर बोलो, खाली कश्मीर नहीं, खाली कश्मीर नहीं। कश्मीर के खून पे पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे तुम लोगों को। साहिल, आप जो कह रहे हैं ना, पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा जम्मू कश्मीर को। I am warning you. रफीक साहब, एक मिनट, मुझे लगता है आकाश जी को भी देखिए हमने मौका नहीं दे पाया है। मैं अफसोस है, मुझे थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अभी साहिल, आपको याद रखना चाहिए, असेंबली में आपकी एक मेंबर असेंबली ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, याद है? कुपवाड़ा, भूल गए? साहिल, मैं आपको याद दिला रहा हूं। एनीवे, आकाश कमिंग टू यू, आकाश कमिंग टू यू। शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे वक्त दिया। मेरे को पैनलिस्ट को आदाब, नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आगे बात नहीं करती। बिल्कुल। रफीक साहब, मैं थोड़ा सा ठीक है, मतलब मुद्दे को थोड़ा जोरदार ढंग से रखना एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि हम अल्फाज का इंतखाब सोच समझ के करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, इसलिए अल्फाज का इंतखाब आप सभी से गुजारिश है कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आकाश वर्मा। देखिए विशाल साहब, मुझे लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सियासत है, जो इनकी लीडर है मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उनकी सियासत एक मौसम की तरह बदलती है। और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, वो एक्सपोज हो गई है।
आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आज आपको वो प्रिजनर्स याद आ रहे हैं 2014 में जब आप सरकार में आए, हुकूमत आपने बनाई। 2014 में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे या जो आपके दौरे हुकूमत, जब आप रियासत जम्मू कश्मीर की वजीर आला थी, उस टाइम पे आप लोगों को वो प्रिजनर्स याद नहीं आए? 2015 में आपको याद नहीं आए? 2016 में याद नहीं आए? अगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि 2015 में जब लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर इनके पास था, तो 133 नौजवान जो थे वो पीएसए और यूएपीए के अंडर अरेस्ट हुए। 2016 में 525 थी उन लोगों की तादाद, 2017 में 201 लोग थे। तो आज यहाँ पर जो पीडीपी के यहाँ पे तर्जुमान बैठे हैं वो नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं कि पीडीपी ने हमेशा प्रिजनर्स की आवाज उठाई। अरे पीडीपी ने तो ये एक सिलसिला जारी किया था इनको अरेस्ट करवाने का। उसके बाद तो फिर भारतीय जनता पार्टी 2018-19 के बाद जब आई, इन्होंने तो पूरे जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए, लेकिन ये शुरुआत जो की वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की। जहां तक इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी बात नहीं की, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं चुने हुए, उन्होंने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ऐवान है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज उठाई। जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने वक्तन बवक्तन मिनिस्ट्री ऑफ लेकिन होम मैं अफेयर्स एक से आपसे आकाश मेरे एक सवाल जवाब दीजिए। मैंने अभी मैनिफेस्टो जी। खोला है 2024 का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जी। ठीक है? उसमें मेंशन है द मैनिफेस्टो प्लेजेस टू प्रायोरिटाइज द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड यूथ हु हैव बीन अनजस्टली डिटेन इन जेल्स एंड आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सीरियस क्राइम्स। ओके, अब मुझे आप बताएं, क्या एनसी भी मौसम की तरह रुख बदलती है? एनसी ने क्या किया? एनसी ने अब तक क्या किया? 1 सालों में कितनी बार आवाज उठाई? आपके मैनिफेस्टो में इसका दर्ज था, इसका जिक्र था। इट्स क्वाइट क्लियर विशाल जी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात लिखी है, तो ये बात, इसको अमली जामा भी पहनाया है। जो हमारे चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने इसके बारे में जो उस ऐवान में आवाज उठाई, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज हम, हमारे इख्तियार में नहीं है ये चीज कि हम किसी को इससे निजात दिलवा सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी जो ऑनरेबल सीएम साहब है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मल्टीपल टाइम मीटिंग की दिल्ली में। जब ये मजाक लेते थे कि उमर साहब दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उमर साहब उन्हीं प्रिजनर्स की बात करने जाते थे कि जो लोग अंडर ट्रायल हैं, जो कन्विक्टेड हैं, तो उसके ऊपर एक उसका एक दायरा होना चाहिए। जो अंडर ट्रायल है तो एटलीस्ट उनको जो है जम्मू कश्मीर की जेलों में लाया जाए। तो ये पीडीपी की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो गई है, और ये लोग अपने नंबर इनको याद नहीं कि इन्होंने शुरुआत कैसे की थी। यहाँ पर अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने के अभी प्रवक्ता ने अभी जम्मू को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए रफीक राथर साहब के ऊपर अटैक किया। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था वो जम्मू प्रोविंस ने भी देख लिया है। जम्मू प्रोविंस की जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जो जूझ रहा था, इसको लाने वाले ठीक है। ओके रफीक साहब, मैं फिर से आपके पास आता हूं। एनसी के मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र है, फिर पीडीपी ये कैसे कह सकती है कि सिर्फ हम ही इसके मुद्दे को उठा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों छुड़ाना चाहते हैं जिन्होंने कहीं कि जम्मू कश्मीर के हित में अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने का काम किया। आप ऐसे लोगों की हिमायत क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी कहना है। एनसी कह रही है कि पीडीपी जो है मौसम की तरह रुख बदल रही है, जबकि एनसी के मैनिफेस्टो में जिक्र था। बीजेपी के छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज, वक्त कम रहेगा रफीक साहब। जहां तक बीजेपी के ये जो हमारे दोस्त हमें बोल रहे थे, आई फील बिलो डिग्निटी टू रिस्पॉन्ड टू हिज कमिट। मैं उनकी कमिट का जवाब नहीं दे दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बात कर रहे थे आप, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि इन्होंने अपने, आपके पास जवाब ही नहीं है तो आप देंगे कहां? जब इन्हें सरकार बनाई, मैंने तो कहीं ना दिखाया। साहिल साहब प्लीज, आप कहां जवाब देंगे? साहिल साहब प्लीज, मैंने भी सवाल किया था साहिल साहब आपसे, याद होगा आपको। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बात की, हमें बात करने की जरूरत नहीं। अब मुझे खुदारा ये बताइए, अब इस दोस्त को याद दिलाएं कि 96 में जब आपने सरकार बनाई, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आपने पास किया और बीजेपी के पास चले गए। जब वो रिजेक्ट हुआ उसके बाद आपकी फिर इधर उधर की बातें होंगी, फिर देखिए हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे। भूल गए आप आशिया नीलोफर का केस भूल गए, और उसके बाद 120 लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने शरीफ करे आप भूल गए। वो तो आप दरस हमें ना दे दे, अगर हम आपको एक्सपोज करने बैठे। चलिए बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, वक्त हमारे पास अब कम बचा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये जरूर कहूंगा कि आइंदा भी कभी भी हम डिबेट में जब शामिल हों तो हमारे जो भी नाजरीन है, दर्शक है, वो समझते हैं कि हम सब बाकी जो जितने पैनलिस्ट हमारे हैं सब बाशऊर लोग हैं, तो अल्फाज का इंतखाब जरा सोच समझ के करें। बहुत शुक्रिया। यह मुद्दा अब आगे कहां तक जाएगा देखना है होगा, चूंकि इस पर हाईकोर्ट में समाअत भी अगली तारीख आ चुकी है, लेकिन इस पर सियासत भी गर्म है। नमस्कार।